मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जहां रोज न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं और न जाने कितने लोग घायल हो रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की है। इजराइल जिस तरह से हमास को खत्म करने के नाम पर नरसंहार कर रहा है, उसके चलते आज गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब हमास के लड़ाकों को मारने के नाम पर इजराइल ने कई और देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इस हमले पर इजराइल का कहना है कि उसने हमास के अधिकारियों के ठिकानों पर हमला किया है। हमले के जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और लोग सड़कों पर किस तरह से भागते नजर आए। वहीं इस हमले को इजराइल ने सही फैसला बताया है। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए हमले की तारीफ करते हुए इसे सही फैसला बताया। स्मोट्रिच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आतंकियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल के लंबे हाथों से कोई छूट नहीं है और ना ही मिलेगी। दोहा पर हुए हमले पर ईरान भी काफी भड़का हुआ है। ईरान ने इजरायली हमले की घोर निंदा की है। यहां तक कि ईरान ने इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दोहा में हमास अधिकारियों पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खतरनाक उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने सरकारी टीवी को बताया, यह बेहद खतरनाक और आपराधिक कार्रवाई सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विनियमों का घोर उल्लंघन है। कतर की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल गाजा के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अपने हमलों का दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। पहले सीरिया और यमन को निशाना बनाया गया और अब कतर। और जिस तरीके से कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और तेजी से बढ़ने की आशंका अब बढ़ जाती है। इस हमले के तुरंत बाद ईरान सक्रिय हो गया है और कतर के समर्थन में बयान दिया है। खास बात तो यह है कि 2 सालों में इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं। सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर बड़ा हमला किया है और नेतन्याहू की सेना को कड़ी टक्कर दी है। आखिरकार इजराइल को ईरान के आगे झुकना भी पड़ा और युद्ध विराम की गुहार तक लगानी पड़ी थी। तब जाकर ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया। ईरान ने इजराइल के साथ साथ कतर और कई मुस्लिम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की थी और एकजुट होकर ईरान पर हमला करने की बात भी बोल रहे थे। लेकिन अब इजरायली हमले के बाद ये देखना बाकी है कि क्या मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इजराइल ने जो किया है वो मुस्लिम देशों को अब मंजूर नहीं है। गजा में चल रही हमास इसराइल जंग के बीच इसराइल ने एक बार फिर हमास को निशाना बनाया। इस बार गजा में नहीं बल्कि गजा से बहुत दूर एक अरब मुल्क कतर में। टारगेट पर थी हमास की पॉलिटिकल विंग और हमास के वो लीडर जो इस वक्त इसराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं कतर की मीडिएटरशिप में। जब यह हमला हुआ उस वक्त हमास के लीडर अमेरिका के जरिए सुझाए गए सीज फायर के प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक इसराइल के इस हमले में किसी भी हमास लीडर की मौत की खबर नहीं है। ये एक टारगेट किलिंग थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही पुष्टि हो पाई है। यह हमला न सिर्फ कतर की सुरक्षा को सीधी सीधी चुनौती है बल्कि गजा में युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत को भी खतरे में डाल सकता है। हमले के बाद दोहा के आसमान में काले धुएं के गुबार उठते देखे गए। अब इस हमले को लेकर तरह तरह के कयास भी लग रहे हैं। इसराइल के इस कदम पर मिडिल ईस्ट के जानकार कहते हैं, दरअसल जब भी किसी भी जंग में सीज फायर की बात होती है इसराइल उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। इस बार तो अमेरिका का प्रस्ताव था और हमास ने अपनी तरफ से सीज फायर की हामी भर भी दी थी। उसी पर चर्चा कर रहे थे हमास के नेता
और इसराइल ने फिर टारगेट किलिंग कर दी। जानकार मानते हैं कि दरअसल इसराइल चाहता ही नहीं कि जंग बंदी हो। आरोप लगता है कि जंग और तनाव इसराइल में नेतन्याहू सरकार को मजबूती देता है। इसराइल की सेना ने कहा है कि हमास के नेता 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार हैं और वो अब भी युद्ध को संचालित कर रहे हैं। सेना ने बताया कि सटीक हथियारों और खुफिया जानकारी के आधार पर यह हमला अंजाम दिया गया है। इस बीच कतर एयरवेज की उड़ानें दोहा एयरपोर्ट पर उतरती रहीं, जबकि कतर एयरफोर्स का एक विमान गश्त पर भी निकला। हमले के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे कायराना हमला बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कतर ने चेतावनी दी है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन इसराइल अरब देशों को वैसे भी कोई तवज्जो नहीं देता है। उसने तो ईरान में हमास के पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया था। मार्च 2025 में तो इसराइल ने हमास के साथ सीजफायर समझौते के बावजूद गजा पर यह कहते हुए हमला शुरू कर दिया था कि हमास एक बार में उसके सारे बंधक छोड़ दे, जबकि शर्त यह थी कि बंधकों के बदले इसराइल फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। लेकिन इसराइल उस समझौते से भी मुकर गया और तब से लेकर अब तक गजा पर हमलावर है। कहा जा रहा है कि इसराइल का लक्ष्य अब गजा पर कब्जा करना है। यही वजह है कि हमास के साथ किसी भी तरह की सीजफायर की कोशिशों पर जानबूझकर वो पानी फेर देता है। इसराइल के इस कदम पर अरब देशों की क्या प्रतिक्रिया आती है देखना होगा, क्योंकि इसराइल ने अरब देशों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल और अमेरिका के साथ जंग के बाद जब ईरान ने परमाणु एजेंसी IAEA अपनी दूरी बढ़ा दी थी, तब उसका यह कदम एक प्रतिरोध जैसा दिखने लगा था। ईरान ने संधि को तोड़ते हुए एजेंसी को देश से बेदखल कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने अपने कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक नया कदम उठाया है। इस बार ईरान ने अपनी शर्तों पर परमाणु एजेंसी को वापस अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी है। यह कदम सिर्फ ईरान की स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का प्रयास नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति की संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी परमाणु नीति को लेकर किसी भी प्रकार के समझौते से समझौता नहीं करेगा जो उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। हालांकि वह डिप्लोमेसी के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वह परमाणु निरीक्षण की प्रक्रिया के लिए सहमत है, लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ उनकी शर्तों पर होगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ईरान अब IAEA के साथ पारदर्शिता के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी स्वायत्तता की रक्षा का अधिकार चाहिए।